किन्नू द ग्रेट। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में बहुत ही एक अंडररेटेड टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। ये टॉपिक इतना अंडररेटेड है कि मोस्टली बहुत ही ज्यादा कम लोग या फिर जो इस टॉपिक के बारे में जानते होंगे उनको पता होगा। ये टॉपिक है वोयाजर 2 के बारे में। नासा ने 1977 में 20 अगस्त एक सैटेलाइट लॉन्च करी थी एक रॉकेट में। ये सैटेलाइट प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन के लिए बनी थी। मतलब कि अगर सिंपल भाषा में कहे तो ये जो सैटेलाइट कम रॉकेट था ये अर्थ के या फिर बहुत सारे प्लैनेट्स के ऑर्बिट में घूमता था। जैसे हम सभी ने ऑर्बिट के बारे में सुना है, लाइक एक सर्कुलर पाथ जो कि हर एक प्लैनेट के अराउंड होता है, वो उसमें घूमता था। उनकी फोटोज उनकी वीडियोस क्लिक करके अर्थ पे भेजता था। अर्थ की बहुत सारी कंट्रीज, फॉर एग्जांपल इंडिया, रशिया, यूएसए एटसेट्रा इन सभी कंट्रीज पे डेटा भेजता था। अभी जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये एक वोयाजर 2 का फोटो है। इस वोयाजर 2 में मैं आपको पहले से कंपोनेंट्स बताऊंगा। जैसा आप इधर देख सकते हो, ये एक डिस्क है। ये डिस्क एंटीना की तरह काम करता है। जैसे हमने हमारे टीवी के एंटीना के बारे में देखा होगा, एक डिस्क तरीके का होता है। उससे जो वो होती है लाइक जो वो रेज आती हैं वो उससे रिफ्लेक्ट होके बाउंस बैक होके वापस जाती हैं। जैसा हमने फॉर एग्जांपल अगर हम एक बाउंसी बॉल या फिर एक फुटबॉल को नीचे डालें तो फिर वो ऑटोमेटिक बाउंस होके वापस ऊपर आएगी। सेम टू सेम इन डिस्क के ऊपर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर अर्थ से हमने कोई सिग्नल भेजा तो वो ये छोटे से पार्ट पे कलेक्ट होगा, फिर वापस ये सिग्नल एक ट्रांसमिट होके वापस अर्थ पे जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अ कमांड, अगर हम नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने रोहन को कहा हेलो, तो रोहन वापस मेरे को हाई करेगा। ये एक तरीके का रिस्पॉन्सिव होता है। अभी मैं आपको इसके ये एंटीना के बारे में बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल दिस एंड दिस। ये एंटीना बेसिकली सिर्फ हमारे डेटा को कैप्चर करने के लिए होता है। जो हम अर्थ से भेज रहे हैं उनको सिर्फ कैप्चर करने के लिए होता है, नीदर की सैटेलाइट से अर्थ को भेजने पर। ये सिर्फ अर्थ से सैटेलाइट में लेने होता है। फॉर एग्जाम्पल हम इससे सिर्फ लेते हैं ना कि देते हैं। अभी आप इधर एक ब्लैक और सिल्वर कलर का चीज देख रहे हो, ये एक तरीके का कैमरा है। ये कैमरा ज्यादातर प्लैनेट्स और गैलेक्सीज और कॉन्स्टलेशंस इन सब की फोटो हमें भेजता है। एंड इधर जो आप पीछे ये देख रहे हो, ये मेन है इस सैटेलाइट का इंजन। ये इंजन इतना अच्छा है कि ये 470 वॉट्स प्रोड्यूस करता है, जो कि बैटरी के ऊपर प्रोड्यूस है, नीदर की हमारा फ्यूल। ये फ्यूल के ऊपर नहीं चलता है बट बैटरीज के ऊपर चलता है। और आपने इसमें बहुत ही कमाल की चीज देखी, इसमें सोलर पैनल्स भी है। आजकल की लेटेस्ट सैटेलाइट्स में हमने सोलर पैनल्स देखे, लेकिन इसमें नहीं है, क्योंकि 1977 में हमने ऐसी बैटरीज डेवलप कर ली थी जो कि 80 साल तक चल सकती थी। अभी जब ये 1977 में लॉन्च हुआ था तो आज करंटली इसको 46 इयर्स हो गए, जो कि एक बहुत लंबा टाइम पीरियड है। और हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाय द ईयर 2040 इसकी बैटरी डेड हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही लंबा समय है। फॉर एग्जाम्पल आप ये समझ लो कि एक लिटरल ओल्ड मैन तक की एज तक का है। जैसे हमारी ह्यूमन लाइफ स्पैन 80 ईयर्स तक का होता है, इसका भी जो लाइफ स्पैन है वो 80 ईयर्स तक है। 80 ईयर्स के बाद हम 80 जैसे अभी तक वोयाजर 2 को अर्थ के ऑर्बिट से लेके गैलेक्सीज में जाने तक टोटल 20 to 15 ईयर्स लगे हैं, जो कि बहुत लंबा पीरियड है। तो नासा ये सोच रहा है कि जब इसकी 80 ईयर्स की टाइम ड्यूरेशन खत्म हो जाएगी, उससे पहले 65 ईयर्स की ड्यूरेशन पे हम इसको वापस बुलाएंगे अर्थ की सरफेस पे, फिर इसको रिचार्ज करेंगे एंड फिर इसको वापस भेजेंगे। अब मैं आपको इसका एक बहुत ही लेटेस्ट इंसिडेंट बताने वाला हूँ। 2 हफ्ते पहले इसका जो कनेक्शन था वो टूट गया था। नासा ने 2 हफ्ते तक इससे कुछ भी नहीं पाया था, और वो उनके लिए बहुत डिप्रेसिंग बात हो गई थी कि हमने इतने पैसे खर्च करे एंड इतना अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है, फिर भी ये आ क्यों नहीं रहा। पता चला कि ये एक फ्लाइट कमांडर की गलती थी। फ्लाइट कमांडर्स आपने देखे होंगे, जो एक टावर होता है एयरपोर्ट्स पे। अभी मैं आपको एक फोटो दिखाऊंगा फ्लाइट टावर की। ये टावर में जो एक पर्सन होता है जो कि हमारे जो फ्लाइट कमांड्स में जो हमारे मेन सिग्नल्स भेजता है, उनको रिसीव और उनको डिफ्लेक्ट करने के लिए बनता है। फ्लाइट टावर में से एक गलती हो गई थी कि जो हमने जैसे देखा है ना, मैंने पहले मेंशन करा था डिस्क के बारे में, ऐसे सेम टू सेम डिस्क नासा के ऑलमोस्ट हर एक अर्थ पे, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जो मेन उसका हेड है वो है यूएसए में। ऐसे ही एक फ्लाइट टावर में से जो फ्लाइट कमांडर था, वो एक गलत सिग्नल नीदर की गिवन टू अ प्लेन, उसने वो सिग्नल नासा के हेडक्वार्टर्स में भेज दिया, जिसके कारण इसका कनेक्शन लॉस्ट हो गया। अभी ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है क्रैनबेरी, इस जगह में जो फ्लाइट टावर था उसकी वजह से ये गलती हुई।
जो कि बहुत ही नॉर्मल गलती थी और जो हम सभी करते थे। जैसे अगर हमें कोई रिमोट कंट्रोल कार चला रहा है फॉर एग्जाम्पल, और हमारे पास किसी और कार का रिमोट है और कोई और कार है, जैसे अगर हमारे पास एक ड्रोन का रिमोट है और हमारे पास एक कार है, तो हम उसको नहीं चला सकते क्योंकि दोनों के दोनों सिग्नल्स अलग होते हैं और वो बहुत अलग अलग गीगाहर्ट्ज पे काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन एवरेज गीगाहर्ट्ज फॉर अ रिमोट कंट्रोल कार is somewhat around 2.4 to 3.6 and an average gigahertz for a drone is 7.8 gigahertz to 6.8 gigahertz, जो कि बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। अभी इसी डिफरेंस के कारण सेम टू सेम इसके साथ हुआ। फ्लाइट कमांडर ने गलती से ज्यादा गीगाहर्ट्ज डाल के ये सेम टू सेम सिग्नल वोयाजर 2 को दे दिया। अभी जैसा हम सभी ने रेडियो के बारे में सुना होगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी एक बहुत ही अच्छा इन्वेंशन था जो कि लेट 1850s में हुआ था। इसके कारण हमारे में बहुत सारे चेंजेस आए। फॉर एग्जांपल हमारे बेटरमेंट हुआ है, हमारा कम्युनिकेशन ज्यादा अच्छा हुआ है, हम एंटरटेन हुए और इसका एक ज्यादातर हुआ है कम्युनिकेशन में। सेम टू सेम इसमें कम्युनिकेशन हुआ है। आप इसमें ये पोर्शन देख रहे हो, ये गोल्डन, ये गोल्डन, ये गोल्डन और ये मेन पार्ट, ये इसके सिग्नल्स को कैप्चर करता है जो कि अर्थ से आ रहे होते हैं रेडियो में। रेडियो फ्रीक्वेंसी आपने देखा होगा, अगर हम वॉल्यूम कम कर देते हैं या फिर वॉल्यूम ज्यादा करते हैं तो फिर एक ज़्ज़ की आवाज आती रहती है। फिर भी उसी रेडियो फ्रीक्वेंसी से ये कनेक्टेड था, तो ये कभी नहीं टूट सकता इससे। ये नासा के डायरेक्ट हेडक्वार्टर से कनेक्ट था, नीदर की जो ऑस्ट्रेलिया में था। ऑस्ट्रेलिया से मेन ये बड़े वाले कनेक्टेड थे और जो मेन रेडियो वाला था वो यूएसए के हेडक्वार्टर से था, तो वो तो जुड़ा हुआ था। उसके कारण हमें थोड़े थोड़े चेंजेस आ रहे थे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि यूएसए ने अपना मास्टरमाइंड कैसे करा कि वो वापस इससे कनेक्ट हो सके। अभी मैं आपको एक रिमोट का एग्जांपल दूंगा। देखो, रिमोट से हम इधर से मेन अपना वो भेजते हैं, फ्रंट वाला ई वाला पार्ट होता है, इससे हम अपने वो भेजते हैं और इधर से हम इसको पकड़ते हैं। अभी क्या करा नासा ने पीछे की तरफ से रेडियो फ्रीक्वेंसी जो कि यहाँ पर है उससे एक सिग्नल भेजा, टर्न 90 डिग्री टुवर्ड्स द बैक। अभी ये 90 डिग्री टुवर्ड्स द बैक ऐसे घूम गया। अभी फिर जो मेन कनेक्टर्स थे वो फिर से कनेक्ट हो गए ऑस्ट्रेलिया से। अभी ऑस्ट्रेलिया में फिर उनको पिक्चर्स दिखने लगे स्पेस। अब उनको मीटेओराइट्स दिखने लगे, ताकि भी मीटेओराइट से टकराए ना, धीरे धीरे नासा ने क्या करा, उसको सिग्नल भेजने लगे कि आप थोड़ा थोड़ा कम स्पीड में मीटेओराइट से बचते हुए आगे निकलो। अभी वो थोड़ा थोड़ा कम स्पीड में आगे बढ़ता गया एंड ग्रेजुअली एक ओपन स्पेस में आ गया। अभी इस ओपन स्पेस में जाके उसका कनेक्शन फिर से जुड़ गया और फिर वो बैक टू लाइफ आ गया, नॉर्मली चलने लगा। और अब ये एक्सपेक्टेड है कि ये गलती आज तक फिर बाद में कभी नहीं होगी अगर कोई फ्लाइट कमांडर फिर से गलती कर दे। अभी अब आपने जैसे सुना होगा 2027 में इसके 50वें साल की सालगिरह होगी, फॉर एग्जाम्पल एनिवर्सरी। अभी 50th एनिवर्सरी में ये वापस आएगा एंड ये अपने लिए खुद के लिए हैप्पी बर्थडे गाएगा। कितनी अच्छी बात है। जैसा आप इधर देख सकते हो, ये मेन जो इंजन है इसमें स्पीकर्स भी लगे हुए हैं। फिर वो मेन जो रेडियो फ्रीक्वेंसी मैंने बताई थी उसके कारण वो गाएगा हैप्पी बर्थडे टू यू। कितनी हैप्पी मोमेंट है कि सोचो, एक बेचारा अकेला जो सैटेलाइट है वो घूम रहा है और अपने लिए हैप्पी बर्थडे गा रहा है। कितनी फैसिनेटिंग बात होगी ना। अभी मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूँ, आप गेस करो इसका वेट क्या होगा। नॉर्मल, ज्यादा इतना हाई भी नहीं है, ज्यादा इतना लो भी नहीं है। ये एक ऑलमोस्ट एक गाड़ी की तरह है, 721 किलोग्राम्स, दैट्स इट। इतना तो बस एक गाड़ी होती है। ड्यूड, आप सोचो, आप एक गाड़ी को लेके स्पेस में जा रहे हो, कितना अच्छा होगा। एंड अभी तक मैंने सोचा था कि अगर ये पॉसिबल हो हमसे कि हम खुद गाड़ी में जाके ऐसे घूम के आए तो कितना मस्त होगा। चलो बैक टू द टॉपिक। अभी मैं आपको उसका एक पाथवे दिखाऊंगा। देखो, ये वोयाजर 2 का पाथवे है। देखो क्या हुआ था, ये जो छोटा सा ग्रीन डॉट दिख रहा है, शायद आपको दिखे ना, ये ग्रीन डॉट एक अर्थ रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके ऊपर लिखा हुआ 1977। अभी जैसे हमने मंगलयान में देखा था, मंगलयान में क्या हुआ, पहले धीरे धीरे उसने अपना जेट इंजन चालू करा, फिर जब उसकी स्पीड बढ़ गई उसने जेट इंजन बंद कर दिया, जेट इंजन फिर से चालू हुआ, फिर उसने ऑर्बिट में से एग्जिट हो गया। सेम टू सेम इसके साथ हुआ। 1977 में इसने अपना जेट इंजन यहाँ पे चालू करा, फिर यहाँ पे बंद कर दिया इन द ईयर 1978। फिर 1978 के बाद इसने अपना इंजन चालू करा, फिर 1979 में बंद कर दिया। ये इतने ज्यादा डिस्टेंसेस हैं कि बस आपको अपनी मिल्की वे गैलेक्सी से निकलते टाइम सिर्फ 2018 तक ये सिर्फ अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में से निकल रहा था। कितना ज्यादा डिस्टेंस है। और आप मानो या ना मानो,
अर्थ से लेके वॉयेजर 2 का जो अभी डिस्टेंस है वो 19.8 बिलियन किलोमीटर्स है। ये समझो कि इतने सारे डिस्टेंस में टोटल मोर देन 20 मिलियन अर्थ फिट हो सकती है। अभी आप इधर देखो, पहले इसने 1979 में सैटर्न का ऑर्बिट देखा, सैटर्न कहाँ घूमता है। फिर उसके बाद 1990s में इसने यूरेनस का ऑर्बिट देखा। फिर 1999 में ये नेपच्यून के ऑर्बिट में गया, ये ब्लू कलर का रिंग, इसमें फिर ये 1999 में गया। फिर इन द 2000s ये अब हमारे पिंक कलर के ऑर्बिट में गया, जो कि है एक बहुत ही अननेम्ड प्लैनेट, जो कि आज तक मतलब इतना जानते भी नहीं होंगे लोग, और आपको ये ज्यादातर नासा के उसमें मिलेगा। फिर इन द ईयर 2012 ये एरिस के बैकग्राउंड में गया, ये दिख रहा है ना ग्रीन कलर का, ये एरिस एक बहुत ही मतलब मेन प्लैनेट है मिल्की वे गैलेक्सी का, जो कि मिल्की वे गैलेक्सी के पूरा कवर काटता है। फिर उसके बाद अब ये चला गया डीप स्पेस में। डीप स्पेस मतलब कि अभी उस फॉर्म में है जिसमें प्लैनेट्स और मिल्की वे गैलेक्सी का डिस्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल ये आपको एक बॉक्स बताता हूँ, अगर मिल्की वे गैलेक्सी के जो प्लैनेट्स है वो यहाँ से चालू होता है और मिल्की वे गैलेक्सी यहाँ पे खत्म होती है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डीप स्पेस माना जाता है। और अभी वो करंटली डीप स्पेस में है, तो अभी तक हमें इसके कुछ नहीं फोटोज मिलेंगे रेदर देन ब्लैक स्क्रीन। अगर वो हमें फोटो में भेजते हैं तो फिर वो स्टार्स होंगे या फिर एक ब्लैक स्क्रीन होगी। और जैसे हम ब्लैक होल्स के बारे में जानते हैं, वो ज्यादातर ब्लैक होल्स के भी फोटो भेजेगा ताकि हमें ये पता चले ब्लैक होल्स बनते कैसे। So that's it for today. I hope you really show an interest in this video, and please like and do subscribe this video, and if possible you can share this video to your relatives. और अगर आपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को ये वीडियो शेयर करोगे तो उनको पता चलेगा कि एक सैटेलाइट जो कि मोर देन 46 इयर्स तक अकेला है फिर भी सर्वाइव कर रहा है, इससे हमें एक बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन पता चलता है। आप जितना अकेले हो आप सिर्फ भी एक सेल्फ स्ट्रेंथ बना के रखो। इसने भी अपनी सेल्फ स्ट्रेंथ बना के रखी और 46 ईयर तक बिना किसी ह्यूमन के, बिना किसी इंट्रैक्शन के अकेला रहा। ये हमें यही बताता है कि अकेले सिचुएशन में जब हमारा कोई ना हो हमें स्ट्रॉन्ग कैसे रहना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल मीट यू टुमारो विद अ न्यू ब्रांड वीडियो। टिल देन बाय।